Hello students, hope you all are fine and safe at home. So in our previous lecture we discussed about the topic de Broglie concept of dual nature of matter. In that topic we studied that matter possess both the nature, that is wave nature, as well as particle nature. And the waves associated with matter are known as matter waves. And de Broglie gave his relation to calculate the wavelength related with the matter waves, whose value is lambda is equal to h by mv, where lambda is known as de Broglie wavelength and this relation is also known as de Broglie relation. ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. डू यू रिमेम्बर दैट? स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया जाए. सो बिफोर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. सो व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल नेचर? पार्टिकल बेसिकली विच आर लोकलाइज्ड इन अ स्पेस, जिनकी एक वेल डिफाइंड पोजिशन होगी स्पेस में. ठीक है, लाइक अगर हम अ पीस ऑफ स्टोन की बात करें, अगर आप स्टोन को थ्रो करोगे, थ्रो करने के बाद वो एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड पोजीशन ले लेगा, वो इधर उधर स्प्रेड आउट नहीं होगा. ठीक है, सिमिलरली अ क्रिकेट बॉल को अगर आप थ्रो करोगे, थ्रो करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बॉल अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन ले लेगी स्पेस में. दैट मीन्स पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड इन स्पेस. बट अगर हम वेव्स की बात करते हैं, वेव्स आर नॉट लोकलाइज्ड इन स्पेस. वेव्स स्पेस में स्प्रेड आउट होंगी. ठीक है, लाइक इफ वी थ्रो अ स्टोन इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर. ठीक है, अगर हम रिवर में, लेक में अगर स्टोन को थ्रो करेंगे तो उस केस में वी गेट अ कंसेंट्रिक सर्कल. ठीक है, हमें एक पैटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. दैट मीन्स जब हम स्टोन को वाटर में थ्रो कर रहे हैं तो वहां से जो वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही है और वेव्स अपनी एक पैटर्न बना रही है, वो स्प्रेड आउट हो रही है. सिमिलरली अब अगर मैं बोल रही हूं तो आप तक मेरी साउंड पहुंच पा रही है, तो जो वहां से वेव्स प्रोड्यूस हो रही है दैट इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव स्प्रेड आउट हो रही है, एक पर्टिकुलर पोजिशन पे लोकलाइज्ड नहीं है. सो वी कैन से दैट वेव्स डू नॉट लोकलाइज्ड. इन स्पेस. सेकेंड, अब जो वेव्स है, वेव्स आपस में इंटरफेरेंस करती है. हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने, अब वेव्स की पोजीशन फिक्स पोजीशन तो नहीं है, वेव्स स्प्रेड आउट करेंगी, तो एक जगह पे एक से ज्यादा वेव्स कलेक्ट हम कर सकते हैं. वेव्स डू इंटरफेयर ईच अदर. बट पार्टिकल्स डू नॉट इंटरफेयर ईच अदर. लाइक अभी हमने क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल लिया. अगर हमने एक स्पेस पे एक पोजीशन, एक क्रिकेट बॉल को फिक्स कर दी है, ठीक है, अगर एक पोजीशन पे क्रिकेट बॉल आ गई है तो हम उसी सेम पोजीशन पे सेकंड बॉल को नहीं रख सकते, उसको हमें कोई दूसरी पोजीशन देनी पड़ेगी. सो वी कैन से दैट पार्टिकल्स डू नॉट इंटरफेयर ईच अदर. So as particles do not interfere each other. तो अगर हम गिवन स्पेस में पार्टिकल्स को काउंट करते हैं तो उनकी वैल्यू उनके सम के इक्वल ही आएगी. लाइक अगर 10 बॉल्स हैं, तो अगर एक रूम में 10 बॉल्स हैं तो उस केस में टोटल वैल्यू ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 10. वो 9 या 11, 12 नहीं हो जाएंगी. ठीक है, तो जो वैल्यू है पार्टिकल्स की, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर स्पेस. ठीक है, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ पार्टिकल्स. बट एज वेव्स इंटरफेयर ईच अदर, जैसे कि हमने कहा कि वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी,
तो उस केस में उनकी जो टोटल वैल्यू है वो उनकी एक्चुअल वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर है ये? सो टोटल वैल्यू मे बी लेस or more as comparison to the total waves present in a space. Now I hope you clear the difference between wave and particle. So let's start with our today's topic, which is Heisenberg uncertainty principle. Now Heisenberg studied the relation between position and velocity of different object. क्लियर है ये? तो उसमें हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर हम एवरीडे लाइफ में स्टडी करते हैं, एवरीडे लाइफ में जनरली वी डील विद मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से होंगे? विच आर लार्ज इन साइज. एंड एज वी नो दैट मास एंड वेलोसिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो जितना लार्ज साइज होगा ऑब्जेक्ट का, उसका मास उतना ही ज्यादा हाई होगा. मास हाई होगा तो वेलोसिटी उसकी उतनी ही कम होगी. क्लियर है ये? तो अब अगर हम किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ उसकी पोजीशन डिटरमाइन करते हैं, तो अगर वेलोसिटी लो है तो हम उसकी जो भी पोजीशन है, पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. चेंज इन पोजीशन वी कैन एग्जैक्टली मेजर. लाइक अगर कोई भी कार मूवमेंट में है, ठीक है, अगर कोई कार मूव कर रही है तो उसके साथ, तो उस केस में हम उसकी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक साथ मेजर कर सकते हैं. क्लियर है? बट अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट को इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स करें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विच आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज में है तो उनका जो मास है, मास बहुत ज्यादा कम होगा. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम. तो जितना स्मॉल मास होता जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही लार्ज होगी. वेलोसिटी जितनी ज्यादा लार्ज होगी, फर्दर वेलोसिटी से मूवमेंट ऑब्जेक्ट्स की हाई होगी. वेलोसिटी इज रिलेटेड विद द मूवमेंट. क्लियर है ये? तो जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी, फर्दर हम उसमें पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारा जो टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, फॉर एनी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली बोथ चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन मोमेंटम एक्यूरेटली. इज इट क्लियर? कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट करना और विथ एक्यूरेसी कैलकुलेट करना, इट इज जस्ट अबाउट टू इम्पॉसिबल. अगर हमारे पास किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू एक्यूरेट है, अगर हमें पता है कि चेंज इन पोजीशन इतनी है, जब आप वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हो तो पार्टिकल यहां से यहां तक एग्जैक्टली चेंज हुआ. अगर हमें पोजीशन का चेंज पता है तो हम उसकी वेलोसिटी एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते. एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड विद द मोमेंटम. मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है? दैट मीन्स अगर पोजीशन पता है तो हम उसकी मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर मोमेंटम एक्यूरेट पता है तो हम उसकी पोजीशन एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. एंड दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. So, according to Heisenberg,
it is impossible to measure simultaneously both the position and momentum of a moving microscopic particle. With accuracy. ठीक है, तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग पोजीशन और मोमेंटम किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक साथ मेजर करना एक्यूरेसी के साथ इट इज जस्ट अबाउट टू इम्पॉसिबल. दैट इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो यहां से इस स्टेटमेंट के बेस पे हाइजेनबर्ग ने अपना एक रिलेशन दिया दैट चेंज इन पोजीशन और चेंज इन पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा. डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज और वी कैन से दैट एरर इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. P is momentum of a particle is always greater than and equal to h by 4 pi. And this is known as Heisenberg uncertainty relation. ठीक है, हाइजेनबर्ग ने कहा कि जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम की वो हमेशा h by 4 pi के इक्वल होगी. और जब आप जनरल कैलकुलेशंस करोगे, कैलकुलेशन में हम इस प्रोडक्ट को सिंपली h by 4 pi के इक्वल ही ले सकते हैं. So and we also know that momentum is equal to mass into velocity. So from here changing momentum is equal to, अब यहाँ पे mass into velocity है तो mass of any object इज ऑलवेज रिमेन सेम. मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है. तो चेंजिंग मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v. तो फर्दर व्हेन वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन देन इट बिकम डेल्टा x डॉट m डेल्टा v इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h बाय 4 पाई. एंड फ्रॉम हियर m कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा सेम ही रहेगा. तो इसको भी हम दूसरी साइड ले जाएं तो डेल्टा x तो डेल्टा v इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h बाय 4 पाई m. क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एक्यूरेसी. क्लियर है? ये वेलोसिटी और पोजीशन भी हम किसी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए दोनों एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. एंड फर्दर टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया. अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, now we know that electron move in a spherical path. एटम का मॉडल में एटम में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्फेरिकल पाथ. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अपने एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा. तो अगर आप यहां से एक पर्टिकुलर फोटोन ऑफ लाइट स्ट्राइक करवाओगे इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, व्हेन वी स्ट्राइक अ फोटोन ऑफ लाइट विद द इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या होगा? अब जैसे ही लाइट इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी चेंज होगी. इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होने से उसकी पोजीशन भी चेंज होगी. तो अब
एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसका एक्सपेक्टेड पाथ है वो स्फेरिकल पाथ में ही रहना चाहिए, यही पोजीशन आनी चाहिए। बट जब उसने माइक्रोस्कोप से जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी है वो एक्सपेक्टेड पाथ से डिस्टर्ब हो गई। दिस इज न्यू पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब उसने रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन को थ्रू माइक्रोस्कोप मेजर किया तो उसकी जो पोजीशन और वेलोसिटी है वो एक्चुअल पोजीशन और वेलोसिटी से चेंज थी। तो यहां से हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑप्टिक्स वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी इन पोजीशन। जितनी शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट आप इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करवाओगे उसकी पोजीशन उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट आएगी। और शॉर्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज फर्दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड एनर्जी इज फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो जितनी शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक करेंगे एक्यूरेसी इन पोजीशन तो हाई होगी, बट शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब हम हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं, हायर फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ऑफ फोटोन बिकम हाई। अब जितनी लार्ज एनर्जी का फोटोन आप स्ट्राइक करवाओगे इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी मूवमेंट भी हाई होगी। मूवमेंट हाई होगी तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो हाइजेनबर्ग ने अपना जो ये एक्सपेरिमेंट था इसको एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी हम ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं डेट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। बट अगर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जितना लार्ज साइज का होगा उसका मास इंक्रीज होता जाएगा, मास के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी कम होगी और चेंज इन पोजीशन में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वी कैन डिटरमाइन बोथ चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी। ठीक है, सो वी कैन से दैट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्लियर है ये? लेट अस टेक एन एग्जांपल। Like if we have any particle having mass 1 kilogram, so according to this, product of change in position and change in velocity is equal to h by 4 pi m. तो जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यू ऑफ h is 6.626 into 10 raised to power minus 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इज 3.14 एंड मास इज 1 किलोग्राम। तो यहां से जो वैल्यू है, वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब जो इनके प्रोडक्ट है इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, दैट मीन चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन वेलोसिटी इज क्वाइट नेग्लिजिबल। अगर नेग्लिजिबल वैल्यू है तो हम इन दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। एंड इफ वी टेक एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, एंड वी नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस
31 kilogram. So this value comes 10 raised to power minus 4 meter square per second. So this value is quite significant. So if we take change in velocity or uncertainty in velocity is 1 meter per second. So from here change in position become 10 raised to power minus 4 meter, which we cannot measure accurately. तो अगर आप velocity measure कर पा रहे हो तो position measure नहीं होगी, अगर हम position measure कर सकते हैं तो velocity measure नहीं कर पाएंगे. So Heisenberg uncertainty principle is significant only for microscopic particle, not for macroscopic particles. I hope you clear the concept. So next, on the basis of Heisenberg uncertainty principle, we can also explain why electron cannot exist into the nucleus. So let us consider that electron exists in the nucleus. तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन शुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, एंड वी नो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10 raised to power minus 15 meter. So if electron exists in the nucleus, then its change in position must be equal to 10 raised to power minus 15 मीटर. ठीक है, चेंज इन पोजिशन इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 कंसिडर करते हैं तो यहां से so delta V is approximately equal to 10 raised to power 11 meter per second, and we know velocity of electron लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती. इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही मूव करेगा, डेट इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. बट अगर हम कंसिडर करते हैं दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस एंड इट वेलोसिटी बिकम वेरी लार्ज देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, विच इज अबाउट टू impossible. So we can say that electron cannot exist in the nucleus. So next let us try to solve some numerical based upon Heisenberg uncertainty principle. So first numerical is a golf ball has a mass 40 gram and speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, then calculate the uncertainty in position. क्लियर है ये? यहाँ पे आपको मास गिवन है, मास डेट इज 40 ग्राम, and speed given as speed which is 45 meter per second, and the accuracy in speed is 2%. That means uncertainty in velocity or speed is 2% of 45 meter per second. ठीक है, अगर स्पीड 45 मीटर पर सेकंड है तो उसमें एक्यूरेसी कितनी है? 2%.
तो अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट करेंगे 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। तो 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड कितना होगा, 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये? नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, uncertainty in position into uncertainty in velocity is equal to h by 4 pi m. So from here you have to calculate delta x, uncertainty in position. So delta x is equal to h divided by 4 pi m into delta v. So h is 6.626 into 10 raised to power minus 34 kilogram मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। मास 40 ग्राम है। आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट किलोग्राम में है, तो अब मास को भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, तो इट बिकम 40 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 0.9 meter per second. After calculation, uncertainty in position become 1.46 into 10 raised to power minus 33 meter. क्लियर है? ये इस टाइप से सिंपल न्यूमेरिकल्स है, वही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगेंगे। न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। जस्ट आपको अनसर्टेनिटी आइदर पोजीशन में गिवन होगी, वेलोसिटी या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द सेकंड क्वांटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।